So hello everyone. So after question number 1, 2 and 3, let's see textbook question number 4, not for profit concern. Again I want to tell you that in last 3 questions, whatever we have seen, we discuss about the subscription of last year given twice, outstanding subscription of current year, next year subscription given in a receipt column, prepaid subscription of last year given in a receipt column or given in a adjustment, how to treat that. Apart from that, मैंने आपको बताया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कैसे कंज्यूम किया जाता है, कंज्यूम किया है वो कैसे निकाला जाता है. उसके अलावा मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई कि अगर रिसिप्ट में कोई कंटेंट दिया है तो उसका मिनिमम 1 इफेक्ट देना है, एडजस्टमेंट में कोई भी कंटेंट है आपको 2 इफेक्ट देना है. लेकिन अगर एडजस्टमेंट में प्रीवियस ईयर का कोई एडजस्टमेंट है तो भले वो एडजस्टमेंट में है लेकिन तो भी हम उसका 1 ही इफेक्ट देंगे. और अभी तक हमने जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 देखा है वो सब आपको एक पर्टिकुलर बेस आपका अच्छी तरह परफेक्ट होने के लिए हमने वो सब देखा. आज हम देखने वाले हैं टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 4. और इस क्वेश्चन नंबर 4 में पहले हम देखते हैं कि हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है. तो आप देखोगे फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सातारा स्पोर्ट्स क्लब. सो सातारा प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. तो ये अच्छी तरह समझ लो, आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है. मतलब आज मैं आपको बैलेंस शीट का एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला. जो इस क्वेश्चन में बोला है बस वही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. डोंट वरी, आगे हम लोग सब प्रॉब्लम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट वाले देखने वाले हैं. बट आज पर्पजली इस प्रॉब्लम में बोला है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस तरह बनाया जाता है वो आज हम आज के लेक्चर में देखेंगे. So I am going to prepare income and expenditure account as on 31st March 2019. तो ये पहले मैंने बना दिया. बट आज के लेक्चर में देखो, क्योंकि हमें सरप्लस या डेफिसिट निकालना है तो आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं. तो मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको बताना चाहता हूँ जो थोड़ा अच्छी तरह समझ लेना. देखिए, जब भी आपके सामने रिसिप्ट और पेमेंट इस तरह आएगा एक कंप्लीट प्रॉब्लम का, तो ये पहला स्टेप है. हमेशा याद रखो, वॉट एवर गिवन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड विच इज़ रिलेटेड टू लास्ट ईयर, वो आपको पहली बात कट कर देना है, नहीं लेना है. और ये आदत हमेशा फॉलो करो. वॉट एवर गिवन इन योर रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड विच इज़ रिलेटेड टू करंट ईयर लास्ट ईयर, जस्ट पेंसिल से उसे पहले कट कर दो. तो मुझे ऐसे क्या दिख रहा है जो लास्ट ईयर है. देखो, ये जो आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर इज डेफिनेटली ये क्लोजिंग रहेगा लास्ट ईयर का. लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, वही हमारा करंट ईयर का ओपनिंग होता है. तो दैट्स वाई पहले तो ये जो 2 अमाउंट मेरे पास है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो मैं नहीं लेने वाला. तो मैं पहले उसे कट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला रूल मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ. नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में रिसिप्ट और पेमेंट में जो भी लास्ट ईयर का दिया होता है वो नहीं लेना होता है. इसके अलावा मुझे क्या और लास्ट ईयर का दिख रहा है. देखो, इधर रेंट बाय रेंट लिखा है, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है हमारा करंट ईयर क्या है 31 मार्च 2019. इसका मतलब 14/18 से 19 वो हमारा उस साल में जो हुआ है वही हमें लेना है. तो 1 अप्रैल 2018 के पहले कुछ हुआ है वो हमें नहीं लेना है. तो इसमें क्लियरली बोला है, देखो, इंक्लूडिंग 2000 फॉर 17/18. तो 17/18 हमारा प्रीवियस ईयर हो गया. तो ये 2000 मुझे नहीं लेना है. ओके, मतलब वो जो 5000 है उस 5000 में से 2000 मैं नहीं लूँगा, बिकॉज उस 5000 में 2000 प्रीवियस ईयर का है. और ये मेरा आज का पहला रूल याद रखो, वॉट एवर गिवन इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट विच इज़ रिलेटेड टू लास्ट ईयर, वो आपको लिटरली कट करना है. तो मैं 2000 पे भी कट का मार्क दे रहा हूँ. ओके, सो व्हेन आई विल राइट this entry in my receipt and income and expenditure, I will show that
3000, मैं 3000 दिखा दूंगा या मैं उनको दिखा दूंगा 5000 माइनस 2000 इट इज़ 3000, करंट ईयर का 3000 है बस, इसमें 2000 प्रीवियस ईयर का, इसके लिए मैंने नहीं लिया। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, जो भी पिछले साल का दिया है उसे कट करना है। अब दूसरा स्टेप क्या है वो भी समझ लो। हाँ और है देखो आपको, और पिछले साल का क्या दिख रहा है, ये 2 सब्सक्रिप्शन में 17-18 दिख रहा है ना, क्योंकि 18-19 हमारा करंट ईयर है, तो 17-18 का जो 4000 दिख रहा है ये भी प्रीवियस ईयर का है, उसे भी कट कर लेता हूँ। ओके नाउ अब आपको क्या करना है वो एक बार समझ लो। अभी आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि एडजस्टमेंट एक एक रीड करके अकॉर्डिंग पहले टिक मार्क कर लो। तो मैंने देखो पहले एडजस्टमेंट पे अंडरलाइन किया है, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 4500, मतलब करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है, तो पहले उसे टिक मार्क कर लेता हूँ, अकॉर्डिंगली किया मैंने। ओके सेकेंड एडजस्टमेंट इज अबाउट आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर, रेंट पे भी एडजस्टमेंट है तो मैं रेंट को टिक मार्क कर लेता हूँ। देखो सेकेंड एडजस्टमेंट अंडरलाइन किया मैंने, मैं भी रेंट पे टिक मार्क कर रहा हूँ। फिर उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट इज अबाउट एंट्रेंस फी आर टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम। इसका मोस्टली क्या होता है, ये एंट्रेंस फी मोस्टली कैपिटलाइज होता है। कैपिटलाइज का मतलब क्या है, कैपिटलाइज का मतलब देखो ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, एक चैरिटी कंसर्न होता है, इनके पास रेगुलर इनकम नहीं आता है, तो कभी कभी इनके पास अगर ज़्यादा पैसा आ जाए तो पैसा फ्यूचर के लिए साइड में निकाल के रखते हैं, उसे कहा जाता है कैपिटलाइज। तो मोस्टली एंट्रेंस फी को कभी कभी 50% या पूरा कैपिटलाइज किया जाता है, फ्यूचर के लिए साइड में रखा जाता है। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्लियरली बोला है कि एंट्रेंस फी को हम फ्यूचर के लिए नहीं रखने वाले, उसको ट्रीटेड एज ए इनकम, उसे हम लोग एज ए इनकम ट्रीट करने वाले हैं। तो इसको आपको फ्यूचर के लिए साइड में नहीं रखना है, इसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो करना है। बस इस एडजस्टमेंट में का मतलब सिर्फ इतना है, कुछ करना नहीं है हमें। कैपिटलाइज बोला होता तो हमें कुछ करना होता, लेकिन तो भी मैं टिक मार्क कर लेता हूँ, इंटरेस्ट फी पे एडजस्टमेंट है इसके लिए। और उसके बाद मेरा फोर्थ एडजस्टमेंट है, अगेन देखो जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था कि आपके पास स्पोर्ट्स मटेरियल का, जब साल का में शुरुआत किया आपने तब आपके पास 6000 का स्पोर्ट्स मटेरियल था, और जब साल ख़त्म हो गया तब आपके पास सिर्फ 14000 का स्पोर्ट्स मटेरियल बच गया। अभी आप बोलोगे अरे शुरुआत में 6000 था, बाद में 14000, ऐसे कैसे, यूज़ करने के बाद कम होना चाहिए। लेकिन देखो आप पेमेंट साइड में देखोगे तो आपने और स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज भी किया 40,000 का। तो यह मैं आता हूँ, जब ये एडजस्टमेंट आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और वैसे भी क्वेश्चन 1 में जब मैंने एक्सप्लेन किया तो मैंने आपको एक अच्छा इसका एक फॉर्मूला बता दिया था, तो वापस एक बार देखेंगे आज। तो अकॉर्डिंगली मैं उसको भी टिक मार्क कर लेता हूँ। सो चार जो एडजस्टमेंट थी अकॉर्डिंग टू एडजस्टमेंट मैंने टिक मार्क तो कर लिया, लेकिन ऑलरेडी कुछ हिडन एडजस्टमेंट भी मुझे दिख रही है। देखो पहले तो एक हिडन एडजस्टमेंट मुझे जनरल एक्सपेंसेस के नीचे दिख रही है, इंक्लूडिंग 500 पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब ये जो आपका जनरल एक्सपेंसेस 5500 है, उसमें जो 500 है वो अगले साल का आपने अभी भर के रखा है, ये तो प्रीपेड है, ये हिडन एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैं इसको टिक मार्क कर लेता हूँ। और इधर देखो रिसिप्ट में मुझे एक एडजस्टमेंट दिख रहा है, सेल ऑफ फर्नीचर, जिसका अमाउंट कॉलम में लिखा है 4500, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है बुक वैल्यू 8000। ये भी आपका हिडन एडजस्टमेंट है, जरा इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब आपके पास एक फर्नीचर था 8000 का, और वो 8000 का फर्नीचर आपने 4500 में बेच दिया, तो डेफिनेटली इसका भी एंट्री होगा। आपको लगेगा अरे सर ये तो फर्नीचर है, रिलेटेड टू बैलेंस शीट है, नहीं, लेकिन आपने एक 8000 वाली चीज़ 4500 में बेच दी तो आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस का एंट्री तो दिखाना पड़ेगा, तो इसको टिक मार्क कर लेता हूँ। सो इस तरह एडजस्टमेंट और हिडन एडजस्टमेंट को मैंने टिक मार्क कर लिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्रॉब्लम में आपको उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने बोला है, मतलब वॉट एवर द एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू बैलेंस शीट वो हमें नहीं लेने हैं। तो उसके लिए ऐसा क्या क्या है जो बैलेंस शीट में जाने वाला, उसको टिक मार्क करते सबसे पहले मैंने टिक मार्क नहीं कट कर देते, इसको लिखना ही नहीं है हमें। तो सबसे पहले देखो मैंने सब्सक्रिप्शन कट कर दिया, जो नेक्स्ट ईयर का 3500 था 1920 का, क्योंकि ये बैलेंस शीट में जाने वाला था, अगले साल का सब्सक्रिप्शन है, इसको मैंने पहले हटा दिया। फिर मुझे रिसिप्ट में ऐसा और क्या दिख रहा है जो अगले साल से रिलेटेड, ये सॉरी जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो देखो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है, अब ये भी हमेशा याद रखो, वॉट एवर द रिलेटेड टू फंड, फंड जब भी आएगा, फंड हमेशा लाइबिलिटी में जाता है, फिर वो रिजर्व फंड होने दो,
बिल्डिंग फंड होने दो, प्रोविडेंट फंड होने दो, तो ये भी बैलेंस शीट में जाने वाला है और इस प्रॉब्लम में हम लोग को बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है, तो मैं उसे भी कट कर देता हूँ। ओके, बाकी तो इंटरेस्ट मेरा आने वाला है इसमें, और सेल ऑफ फर्नीचर का भी एंट्री आने वाला। सो देखिए बच्चों, अभी रिसिप्ट साइड में जो भी कंटेंट ऐसा था जो बैलेंस शीट में जाने वाला था उसको तो मैंने सीधा कट कर दिया, बिकॉज वो अमाउंट मुझे किधर लिखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो मैंने उसको कट कर दिया। लेकिन अभी जो लिखने वाला हूँ मैं, जो मुझे रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, ये इनकम और एक्सपेंडिचर में लिखना पड़ेगा, उसको मैं रेड से अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो रिसिप्ट में ऐसा क्या क्या है जो मैं इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाने वाला हूँ, उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का 44,500, एंट्रेंस फी है, इंटरेस्ट है सॉरी 600, और एंट्रेंस फी भी है, लेकिन टिक मार्क के इसके लिए उसको अंडरलाइन नहीं किया है। और ये जो आपका सेल ऑफ फर्नीचर का जो भी लॉस हुआ है वो हमें करना है, उसको पोस्ट करना है। ओके, इस तरह मेरा रिसिप्ट साइड का सब पार्ट खत्म हो गया। देखो, जो नहीं लेना उसको मैंने सीधा कट कर दिया है, जो लेना है उसको मैंने रेड से अंडरलाइन कर दिया। और आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न इसी तरह सीखना पड़ेगा, पहले शुरुआत के 4-5 प्रॉब्लम, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेज में ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। नाउ मूविंग टू पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में फिक्स डिपॉजिट, अभी आप 11 में ये तो समझ में आया होगा आपको कि क्या एक्सपेंडिचर होता है और क्या असेट होता है। फिक्स डिपॉजिट हमारे लिए असेट है, और असेट हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, इसके लिए मैंने उसे कट कर दिया है। इसके बाद ये कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दिख रहा है, देखो वो मेरे लिए असेट है, क्योंकि वो असेट में जाता था, इसके लिए वो भी मैंने लूँगा। क्योंकि इस प्रॉब्लम में, देखो सब प्रॉब्लम में नहीं, इस प्रॉब्लम में मुझे सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, इसके लिए मैं इसे नहीं लेने वाला। अब क्या लेना है उसे अंडरलाइन करते हैं रेड से। तो सैलरीज मुझे लेना है, रेंट लेना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लेना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लेना है, जनरल एक्सपेंसेस मुझे शो करना, और स्पोर्ट्स मटेरियल। सो इस तरह आपका कम से कम 5 मिनट इसी सब कामों में चला जाने वाला है, जब भी आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का कोई भी एक प्रॉब्लम, कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे। चलो, तो जितना भी जो इनिशियल वर्क था वो कंप्लीट हो गया। अब प्रैक्टिकली प्रॉब्लम करते हैं। ऑलवेज आपको आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, इनकम से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 44,500 आपने देखा, उस पर एडजस्टमेंट है, लेकिन पहले मैं पोस्टिंग कर लेता हूँ। एंट्रेंस फी है 8,000, इंटरेस्ट 600, और ये ज़रा समझ लो, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,500 का लॉस हो गया। अभी क्यों लॉस, मैं लॉस क्यों बोल रहा हूँ, देखो क्लियरली, बुक वैल्यू का मतलब होता है कि उसका ओरिजिनल वैल्यू। आपके पास एक फर्नीचर था, जिस फर्नीचर का वैल्यू 8,000 था, वो आपने 4,500 में बेच दिया। तो अगर आप 8,000 की चीज़ 4,500 में बेचोगे, डेफिनेटली आपको लॉस होगा, और लॉस आपके लिए एक्सपेंडिचर साइड में आना चाहिए, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये अकाउंट का रूल है। ये अगर उल्टा होता तो 4,500 का फर्नीचर आप 8,000 में बेचते तो आपको प्रॉफिट होता, तो मैं ये इनकम साइड में दिखाता। ओके, और आपको इधर सिर्फ डिफरेंस दिखाना है, क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो ये एक एंट्री, बस एक ही एंट्री, सेकेंड इफेक्ट नहीं होगा इसका। इसके बाद मेरे पेमेंट में सबसे पहले देखो सैलरी 5,000 है, जो टिक मार्क है उसे मैं इनर में लिखूंगा, टिक मार्क नहीं है मैं सीधा आउटर में लिखूंगा। देन रेंट मैंने इनर कॉलम में लिखा है, प्रिंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आउटर कॉलम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटर कॉलम, जनरल एक्सपेंसेस इनर कॉलम, लेस प्रीपेड, क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट इमीडिएट कर लेते हैं। अगले साल का 500 रुपये भर के रखा है, तो पहले प्रीपेड माइनस कर लेता हूँ। 5,000 देखो सेकेंड एंट्री होती थी इसकी, अगर सेकेंड एंट्री, अगर बैलेंस शीट भी बनाने बोलते तो मैं इसका सेकेंड एंट्री असेट में दिखाता, बट इधर मुझे शो नहीं करना है बैलेंस शीट, तो मैं एक ही एंट्री करूँगा। आफ्टर दैट पहला एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मैंने ऐड किया है। सेकेंड एंट्री ऑब्वियसली बता देता हूँ, हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे, लेकिन अगर आप बनाओगे तो किधर जाएगा एंट्री, असेट में जाएगा। देन आउटस्टैंडिंग रेंट है सेकेंड एडजस्टमेंट 1,000 रुपीज़, बट बिफोर दैट आपको जैसे मैंने पहले ही बता दिया, ये जो आपका रेंट है 5,000, इसमें 2,000 प्रीवियस ईयर का है, तो वो 2,000 पहले हम लेस कर लेते हैं। जो प्रीवियस ईयर का 2,000 था रेंट का, पहले लेस कर दिया 17-18 का, और अभी का जो
सेकेंड एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग रेंट बोला है 1000, उसको मैं ऐड कर देता हूँ सो दैट ये मुझे मिल जाएगा 4000 आउटर कॉलम। तो इस तरह मेरा सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। एंट्रेंस फी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू इनकम बोला है, ऑलरेडी हमने उसे इनकम में लिख दिया है। अब वापस एक बार आ जाओ जरा ये स्पोर्ट्स मटेरियल पे देखो। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था कि कंज्यूम मटेरियल और एनीथिंग कंज्यूम कैसे निकाला जाता है। सिंपल रूल है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। जो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग है वो करंट ईयर का ओपनिंग हो गया। तो देखो प्रीवियस ईयर का आपका क्लोजिंग था 6000, फोर्थ एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं कि साल की शुरुआत में आपके पास 6000 का स्पोर्ट्स मटेरियल था, ये आपको पहले लिखना है। ऐड परचेज, अगर आपने और स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है जो इस प्रॉब्लम में किया है, देखो 40,000, वो आपको इसमें ऐड करना है। अगर आउटस्टैंडिंग दिया होता एडजस्टमेंट में वो भी मैं ऐड करता, प्रीपेड दिया होता तो मैं माइनस करता, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो पहले दोनों को टोटल कर लेता हूँ। टोटल आ रही है 46,000। इस टोटल में से जो भी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है वो आपको माइनस करना है। क्यों क्यों माइनस करना है? क्योंकि आपको ये निकालना है कि साल भर में आपने कितना मटेरियल कंज्यूम किया। तो मैं लेस करूंगा, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, एक बार देख लेना। सो मैं लेस कर रहा हूँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 14,000। इसका मतलब साल के शुरुआत में मेरे पास 6,000 का मटेरियल था स्पोर्ट्स मटेरियल, और साल में ज़रूरत आ गई तो मैंने और 40,000 का मटेरियल लाया। टोटल 46,000 का मटेरियल मेरे पास मैंने साल भर में लाया, लेकिन साल ख़त्म होने के बाद मेरे पास सिर्फ 14,000 का स्पोर्ट्स मटेरियल बचा है। इसका मतलब मैं एक्सपेंडिचर कॉलम में हूँ, तो मैंने एक्सपेंड कितना किया, स्पेंड कितना किया, मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ? मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है 32,000। तो इस तरह देखिए जितने भी एडजस्टमेंट थे, जितने भी कंटेंट थे रिसिप्ट और पेमेंट के, सब मैंने आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिए। चलो अभी इसे टैली करते हैं, क्लोज करते हैं, सरप्लस निकालते हैं या डिफिशिट निकालते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। अब ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेरा इनकम साइड हेवी है। इनकम साइड के अमाउंट देखो, बड़ी बड़ी अमाउंट है, 49,000 है, 8,000 है, 600 है, मतलब अराउंड 57,600 तो मेरा इनकम साइड का टोटल हो रहा है। सेम मैं डेबिट में भी लिखूंगा। और इसमें से अगर मैं ये 3,500, 5,000, 4,000, 1,450, 750, 5,000 एंड 32,000 माइनस करूँगा, सो आई विल गेट द डिफरेंस, एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज सरप्लस। सो टू सरप्लस 5,900। और देखिए आप क्वेश्चन के एंड में भी आपको आंसर दिया है सरप्लस 5,900।